हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आज का जो लेक्चर है हमारे पास, देखो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक तो हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन स्टेबलाइज करना है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि आपको आई और वी डी में रिलेशन स्टेबलाइज करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से रिलेटेड हमारे पास आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोबिलिटी। ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या आते हैं, आपके इसी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास क्या, देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास रिलेशन बिटवीन, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। थोड़ा सा रिमाइंड करिए आप लोग, अभी ज़्यादा कुछ हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन हमने क्या कह दिया कि एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा होगा, आपके पास करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। तो जब इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो आप क्या कह सकते हैं नॉर्मली, अगर एक छोटा सा पॉइंट देखा जाए हमारे पास, करंट फ्लो हो रही है अगर, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, चार्ज कैरियर्स भी होंगे, जो कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहे होंगे आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो ये बैटरी इस पे कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल तो ये है जी और नेगेटिव टर्मिनल ये है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड दिस इज कन्वेंशनल करंट। जो आपके पास नॉर्मल करंट है वो क्या हो जाता है आपके पास, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट होती है, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपके पास क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। मैंने कह दिया कि सपोज जो ये कंडक्टर है हमारे पास, इसकी लेंथ क्या है आपके पास, L है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एरिया A है, ठीक है। इफ मैंने कह रहे थे को चार्ज कैरियर, सपोज हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, हमने कह दिया इसके अंदर सपोज n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या है हमारे पास, n। तो आपने क्या कह दिया कि इफ small n be the number of charge carriers और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दीजिए आप, जब आपने पहले मेंशन कर दिया, ठीक है। एंड a be the area of क्रॉस सेक्शन। देखो जी, क्रॉस सेक्शन क्या हो गया आपके पास, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ को पता ना हो कि क्रॉस सेक्शन कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल। तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज इस मार्कर की लेंथ इतनी है, ये इसका सरफेस एरिया हो गया, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये वाला पॉइंट। तो इन्होंने क्या कह दिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसका A है। और आपके पास इसने बोल दिया कि n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, और जो ये n इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास वो पर यूनिट एरिया है। हमने कह दिया कि L, स्मॉल l क्या है आपके पास, कंडक्टर की लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम की बात करते हैं तो A इंटू एल, आपको पता है, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ, इस कंडक्टर का वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम इसलिए ले रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे टोटल चार्ज कितना होगा, इसके लिए हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया जी, AL आ गया, ठीक है। अब हमने क्या कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, कैरियर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भैया पर यूनिट एरिया में n इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इतने एरिया में क्या हो जाएंगे Na। तो इस वॉल्यूम के अंदर हमारे पास कितने आ जाएंगे,
पर यूनिट एरिया, देखो कहीं कहीं पे जैसे आपने पर यूनिट एरिया के हिसाब से, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं हम इसे। पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, तब हम वॉल्यूम के साथ टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसे क्या कह दिया, पर यूनिट वॉल्यूम। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले एरिया लिखा होता, हाँ ठीक है एरिया लिखा हुआ था तो हमने वहाँ वॉल्यूम कंसीडर किया ही नहीं, वहाँ हमने केवल क्या कर दिया, एक प्लेन कर दिया और उस प्लेन पे कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो तब आपको वहाँ n इंटू ए करना था, ठीक है। टोटल एरिया पे कितना जा रहा है, उसके बाद ये एरिया कहाँ तक जा रहा है, एल लेंथ तक जा रहा है, तो टोटल क्या आ जाता है आपके पास, तो चार्ज कैरियर्स कितने हो गए आपके पास, NaN। समझ में आएगी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इफ E बी द चार्ज, अगर E हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आपके पास E है, तो ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, Q कह देता हूं मैं टोटल चार्ज को, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, NaLe, ये आपके पास क्या निकल गया जी, चार्ज। तो इतनी मेहनत जो करी हमने, ये किस लिए की, हमें चार्ज कैलकुलेट करना था, ठीक है भाई। अब ये आगे बढ़ेंगे आप, अब आपको क्या देखो, यहां से आपने क्या देखा, नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि L लेंथ हमारे पास ये है, टोटल चार्ज हमने निकाल दिया, अब टाइम कितना, इफ, अब आपने कह दिया कि अगर Vd हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, क्यों, क्योंकि जब कंडक्टर को किसी भी एडिशनल बैटरी सोर्स पे कनेक्ट किया जाता है, किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के साथ हमने जैसे इसे कनेक्ट किया, या तो आप सेल कह दीजिए या तो आप बैटरी कह दीजिए, तो उस केस में क्या हो जाता है कि दे आल, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इस तरफ इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, एंड दे अटेन अ फाइनल एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इसने क्या कह दिया कि जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा होगा, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, दूसरा टाइम कितना लग रहा होगा, तो आपने क्या कह दिया, Vd इज इक्वल टू L/T, सपोज, ठीक है, टाइम की बात कर रहे हैं हम अभी, टाइम हमने कंसीडर कर दिया कि Vd इज इक्वल टू L/T। यहां से आप क्या कर सकते हैं जी, T इज इक्वल टू L/Vd निकाल सकते हैं। आपने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का, देखो बहुत इजी सा कंसेप्ट है। अब आपको इन फर्स्ट सेकंड की हेल्प से क्या करना है, आपने देखा कि वी नो दैट, ये दोनों लिखने के बाद वी नो दैट, हमें क्या पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। आपने Q की वैल्यू थी आपके पास NeAl ओवर आपके पास T की वैल्यू थी L/Vd। भैया क्या कैंसिल हो रहा है, L से L कैंसिल हो रहा है आपके पास, तो NeAVd क्या हो गया आपके पास, करंट की वैल्यू आ गई। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और इसे यूज भी करना पड़ता है आपको आगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, ये रिलेशन बिटवीन I एंड Vd, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी देखिए नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी मोशन, किस तरीके से चार्जेस का मोशन है, चार्ज मोबिलिटी भी इसे कहते हैं, ठीक है। चार्ज मोबिलिटी का मतलब इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है हमारे पास वो रेशियो हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर आप कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टर्म मोबिलिटी। नाउ Vd is equal, we already know that Vd is equal to what, E over m into tau. Here E is the charge on the electron, E electric field, m mass of the electron, and tau be the relaxation time, average relaxation time, right? So just put this value in this equation. हमें क्या मिलता है, म्यू इज इक्वल टू ई टो ओवर एम, ई से ई कैंसिल हो गया आपके पास, तो ई टो ओवर एम, ये आपके पास क्या आ गया जी, मोबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। छोटा सा टॉपिक था तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया,
ठीक है। बट अभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ आपने जैसे कि 10th में पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ क्या है? जब आप कहते हो कि किसी भी कंडक्टर के केस में हमने उसकी फिजिकल कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर में वेरिएशन हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्या की, अगर उसकी कांस्टेंट रखी, ठीक है, अनचेंज रहे अगर सारी फिजिकल कंडीशंस, तो उस केस में क्या हो जाता है, जितना भी कंडक्टर को पोटेंशियल अप्लाई करोगे उसके करस्पॉन्डिंग कंडक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है जी? ओम्स लॉ में आपको देखो कंडीशन क्या है कि जो भी फिजिकल कंडीशंस हैं आपके पास, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये सारी क्या होनी चाहिए, ये बॉक्स में बना दिया मैंने, कांस्टेंट, अनचेंज्ड। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपके पास ऐसा है तो जो भी पोटेंशियल आपने दिया होगा उस कंडक्टर को, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू। या फिर आप कह सकते हैं कि करंट किस तरीके से वेरी करेगा, जिस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि पोटेंशियल वेरी करेगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट टर्म है आपके पास, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास पोटेंशियल। ऐसा तो होता नहीं है कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है लेकिन पोटेंशियल तो है ही नहीं। जब तक आप प्लग इन नहीं करोगे किसी भी सिस्टम को तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। इसका मतलब पोटेंशियल आपके पास, देखो करंट भी वेरिएबल है यहाँ, पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल क्या करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है। तो पोटेंशियल क्या हो गया आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं हम, तो एक छोटी सी बात और है, जब कभी भी आप कोऑर्डिनेट्स या फिर एक्सियल सिस्टम आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक्सेस बना रहे हो आप, तो उस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक्स एक्सेस हमेशा किस चीज के लिए होती है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ठीक है, मतलब कभी भी देखो ऐसा नहीं है कि हमने वी यहाँ लिख दिया, आई यहाँ लिख दिया। ठीक है, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाता है आपके पास, एक्स एक्सेस पे लिखा जाएगा, एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल वेरीज अकॉर्डिंगली एज पोटेंशियल चेंजेस। ठीक है, तो इस केस में इसने क्या बोला कि जब भैया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i आता है तो इक्वल टू का साइन अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें, दैट इज व्हाट, r। तो ओम्स ने क्या कह दिया, ये क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस है। भाई रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, जो भी करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करे, ठीक है, उसे रेजिस्टेंस कह देते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट टर्म हो गई, v अपॉन i। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या है आपके पास, ओम। ठीक है, ये या फिर आप क्या कह सकते हो, ओम। ठीक है, तो अब इसने क्या देखा, अगर आप v में सपोज कोई भी चेंज कर रहे हो तो उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज किस में आएगा, करंट में आएगा। तो इसका मतलब ये एक कर्व क्या आ जाएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये किसे शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए इस स्ट्रेट कर्व के लिए, आपके पास फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज। देखो अगर कहीं टेम्परेचर चेंज आता है तो हो सकता है इसके रेजिस्टेंस में चेंज हो सकता है, कुछ और फैक्टर्स में चेंज आए। अगर हम उसे हैमरिंग करें वायर को तो हो सकता है कि जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होने के कारण इन वेरिएबल्स में भी कुछ ना कुछ चेंज आए, ना हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ओम्स लॉ। तो इसी के बेसिस पे आपके पास दो तरीके की चीजें आप यहाँ डिस्कस की हुई हैं, ओमिक, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। नाउ what are omic substances and what are non-omic substances? Those substances which obeys the Ohm's law। जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उन्हें हम क्या कह देते हैं, ओमिक सब्सटेंसेस कह देते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उन्हें हम क्या कह देते हैं, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस कह देते हैं। अब ओमिक नॉन ओमिक को पहचानने का तरीका क्या हो जाएगा, इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल देन सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ओमिक सब्सटेंसेस। जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं उन्हें हम ओमिक सब्सटेंस कहते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है आपके पास कि कर्व कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, कर्व कुछ हो सकता है इस तरीके से आ रहा है, कर्व हो सकता है इस तरीके से चल रहा है।
तो मतलब अलग अलग स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है आपको, तो वो क्या हो गया आपके पास, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। देखिए अब आगे की टर्म जो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा मैं, टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो चीज़ों जितना भी आपके पास सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें समझने के लिए आप वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, इसमें आपका ही बेनिफिट होगा और होता रहेगा। थैंक यू सो मच।